हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि हम लोग मध्यकालीन भारत की एक क्लास की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश लोदी वंश के बारे में, जो कि भारत का पहला अफ़गान वंश है, ठीक है ना? आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत कहा जाए कि इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप बताइए कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आप लोगों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही? एवरीबॉडी? चलिए, ओके, वेरी गुड। तो सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हों और अच्छे रहें और सफलता प्राप्त करें, ठीक है? तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि केवल आज तक के लिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन छठा बैच शुरू करने जा रहा है, और ये बैच 7 जून से शुरू होगा शाम को 6 बजे से। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज शाम तक आप लोग इसमें एम के लाइव कोड इस्तेमाल करके आप अपनी फीस को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, और मात्र पूरे 13 से लेकर के 15 महीने का कोर्स का जो फीस है 17,499 रुपए में केवल आज तक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस 17,499 रुपए में आपको हो जाएगी। और इसमें आप लोगों को पूरे, समझ लीजिए, 1 सवा साल, डेढ़ साल तक, सवा साल तक का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, 3 घंटे पर डे का बैच मिलेगा, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, सब कुछ जो कि आप लोगों को आईएएस बनने के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेगमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैंने कहा था कि मध्यकालीन भारत इतिहास के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सेगमेंट जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना? तो उसी में आप लोग इस बात को मत भूलिएगा, इस बैच को ज़रूर जॉइन कर लिए। जो भी करना चाहते हैं 2025-24 का जो एग्ज़ाम है, आप पास करना चाहते हैं, इस बैच को ज़रूर जॉइन करें, ओके? तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं 2 महत्वपूर्ण वंश बचे हुए थे। एक मैंने आपको पिछली क्लास में फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में डिस्कस किया था, और इस बार हम लोग बात कर रहे हैं सैयद और लोदी वंश के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर, आपने अब तक जो क्लास ली थी उसमें एक व्यवस्थित तरीके से आपने महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा की थी। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो दिल्ली सल्तनत के जो 2 वंश हैं, सैयद और लोदी वंश, इसमें इतना बड़ा महत्वपूर्ण शासक कोई नहीं है जिस पर हम पूरी एक क्लास ले सकें। और इनके बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। हालाँकि सैयद वंश के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बहुत नाम के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ़ समझनी होंगी, बाकी इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोदी वंश के बारे में हम लोग ज़रूर जानेंगे, ठीक है ना? तो चलिए सभी लोग जल्दी-जल्दी अपना पेन पेंसिल लेकर के तैयार हो जाइए। अपने काउंटडाउन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ पर, ठीक है? सैयद वंश, ये रहा आपका। फिरोज़ शाह तुगलक के बाद में तुगलक वंश के कुछ और शासक बने। उसके बाद में आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था कि तुगलक वंश के अंत में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमणकारी, और उसने भारत को तहस-नहस करके रख दिया था। जहाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ उसने तबाही फैलाई थी, और इतनी तबाही फैलाई कि स्थिति ये हो गई कि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है, वो बहुत छोटा-सा रह गया। लोग कहने लगे, शाह की सल्तनत कितनी? दिल्ली से लेकर के पालम तक। यानी कि दिल्ली में जो पालम एयरपोर्ट है, मुश्किल से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। बोले बस इतनी सी उसकी सल्तनत रह गई थी। सोचिएगा, उसी तैमूर के लूटने के बाद भारत से जब वो चला गया, तो उसी का एक सहयोगी, उसका सेनापति खिज्र खां यहाँ पर रह गया, और तैमूर के नाम पर ही उसने भारत में सैयद वंश की स्थापना की और खुद को सिपह सैलार कहलाया। सुल्तान नहीं कहलाया, सिपह सालार। बोले कि मैं तो केवल तैमूर का सिपह सालार हूं। तुगलक वंश को खत्म कर दिया, और उसके बाद में
खिज्र खां सैयद ने सैयद वंश की नींव रखी, तैमूर के नाम पर रखी और इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया था। ओके दोस्तों, बात क्लियर है, समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक के बाद एक 4 शासक बने। अंतिम शासक है आलम शाह। अब आप कहोगे कि सर इनका क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने इतिहास के संदर्भ में आपको पहले ही कहा था कि हमें सभी शासकों के बारे में नहीं जानना है। इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं है, बल्कि हम इतिहास किसका है? मानव जीवन का इतिहास है। मानव जीवन के सभी पक्षों का इतिहास है। यानी कि मानव जीवन ने प्राचीन काल से लेकर अब तक अपना जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक जो भी विकास किया है उसका इतिहास है ये। और इस क्रम में यदि किसी महान व्यक्ति ने या किसी भी शासक ने अपनी कोई भूमिका निभाई है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी सबकी वंशावली हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें चूंकि सैयद वंश की चर्चा आती है तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां, ये मैंने आपको बता दिया। और सिपह सालार था, ये सुल्तान नहीं बना था, तैमूर के नाम से शासन चलाता रहा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह शासक बने। इनके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी ऐसी कोई उपलब्धि है ही नहीं। इवन इसके बारे में भी जानने की जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई खास उपलब्धि नहीं है क्योंकि ये रहा, देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासन का क्षेत्र, लाहौर, दिल्ली और नागौर, राजस्थान, मुल्तान, बस इतना सा सोचिए कि दिल्ली सल्तनत है, बस इतना सा साम्राज्य रह गया था। बंगाल, पूरा राजस्थान, सोचिए कि राजस्थान, वाजस्थान, गुजरात, नीचे मध्य भारत, बंगाल वंगाल, यूपी, बिहार, ये सब इनके हाथ से निकल चुका था और यहां पर नई छोटे छोटे राज्य, रजवाड़े और रियासतें बनके तैयार हो गई। दिल्ली सल्तनत इतना सा रह गया, ठीक है ना। इसी का जो सेनापति है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी। और इस बहलोल लोदी ने आलम शाह को हटा करके अपनी लोदी वंश की नींव रखी। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की और जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। इसलिए आप लोगों को खुश होना चाहिए कि वास्तव में इतना ही पढ़ना है क्या? हाँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? बस इसी तरीके से देखिए, सभी से बड़ी चीज होती है कि हम तैयारी कैसे करें, तो उसमें रणनीति बहुत मायने रखती है। और रणनीति के अंतर्गत कहा जाता है कि लोग ये तो जानते कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। मैं वो दोनों चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है मनोज कुमार 2.0 पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं और करते रहिएगा, सब लोगों को फैलाइए। और जो लोग प्रॉपर क्लास करना चाहते हैं, ढंग से 2024-25 का एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो एम के लाइव कोड यूज करके आज अंतिम दिन है, 17,499 रुपए में एडमिशन ले लीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए। छठा बैच है, शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपकी क्लास चला करेंगे, डेली लाइव क्लास। ओके, चलिए, तो सैयद वंश क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो लोदी वंश, ये रहा भारत का पहला अफगान वंश है। लोदी वंश भारत का पहला अफगान वंश। और इसका भी देखिए, क्षेत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, लाहौर से दिल्ली से लेकर ग्वालियर से लेकर के जौनपुर, ये थोड़ा सा विस्तार हो गया, ये जौनपुर जुड़ गया, इसमें थोड़ा सा ग्वालियर वाला इलाका जुड़ गया, ये और जुड़ गया, इधर से मुल्तान वुल्तान जो है ये इससे छूट गया यहां से, अगर दोनों की तुलना करेंगे तो। और इस वंश में केवल 3 शासक हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अब बात आती है कि अफगान वंश क्यों कहें,
है तो दिल्ली सल्तनत का ही। ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो वंश थे, गुलाम वंश जिसे हम ममलूक डायनेस्टी कहते हैं, ममलूक वंश कहते हैं, फिर उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद। ये जो चारों वंश थे, ये सब तुर्की नस्ल से संबंधित थे, चाहे उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के। कहीं ना कहीं वो तुर्की वंश, तुर्की क्लान से संबंधित थे, यानी कि तुर्की से माइग्रेट होकर के अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर के बस गए, इसलिए वो तुर्की नस्ल के कहलाए। लेकिन ये जो लोदी वंश है, ये टिपिकल अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ध्यान ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारा क्या है, पामीर का पठार, पामीर नॉट, और यहां से एक हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला निकलती है, एक सुलेमान पर्वत श्रृंखला निकलती है, और ये पूरी की पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये सोचिए कि इस क्षेत्र से, यहां से अफगानिस्तान के सुलेमान पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए लोग हैं, कबीलाई लोग हैं। ध्यान रखना, अफगान वंश की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, ये कबीलों में रहना पसंद करते हैं। और आज भी देखेंगे तो अफगानिस्तान में अलग अलग कबीले हैं, कबीलाई परंपरा है, भाईचारे की परंपरा है। तो ये पहला अफगान वंश है जो वहां से दूसरे शासकों के साथ मिल करके यहां पर आए, और आते आते धीरे धीरे उन्होंने यहां पर लोदी वंश की स्थापना कर ली। ध्यान रखना, लोदी भी एक वंश है, कबीला है। उसी प्रकार से आगे चल करके मुगल शासकों के समय में आप एक नाम सुनेंगे, शेर शाह सूरी का। किसका? शेर शाह सूरी का नाम आप सुनेंगे। तो सूरी भी इसी तरह का एक अफगान वंश है। अब चूंकि अफगान शासक बन गए, तो स्वाभाविक सी बात है इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। भाई, अपनी जाति का, अपने वंश का एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाकर राजा बन जाता है, तो बहुत सारे लोग वहां जाकर के बसना शुरू कर देते हैं। किस लिए? कि चलो अपने लोग हैं, उससे मजबूती भी मिलेगी और हम लोगों को काम भी मिलेगा, रहने का मौका भी मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारे अफगानी लोग आकर के यहां बस गए। बात समझे नहीं? तो मैं पूरे अफगान वंश के बारे में बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं अफगान वंश में लोदी और ये 3 शासक। बस, इससे पहले कि मैं आपको कुछ और डिटेल में बताऊं, तो मैं थोड़ा-सा अफगान वंश के बारे में एक लाइन बता दे रहा हूं कि अफगान जो वंश होता है, अफगान जो लोग होते हैं, पहली बात, यह कबीलाई परंपरा में विश्वास करते हैं। किसमें? कबीलाई परंपरा में विश्वास करते हैं। दूसरा, ये भाईचारे में विश्वास करते हैं। तीसरा, ये संयुक्त प्रशासन प्रणाली में विश्वास करते हैं, मिलजुल करके रहने की परंपरा। ठीक है ना? और चौथी सबसे बड़ी चीज, ये बराबरी के पद पर विश्वास करते हैं कि हम सब बराबर हैं, तभी तो भाईचारा होगा। कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, कोई अलग अलग नहीं होगा, बल्कि हम सब एक हैं, इसलिए हम सब बराबर के, क्योंकि हम सब कबीले के, अलग अलग कबीले के प्रमुख हैं, इसलिए हम सब एक हुए। इस तरीके से ये बराबरी, यानी कि हम कह सकते हैं एकता में विश्वास करते। किसमें? एकता में विश्वास करते हैं। यह है इनकी विशेषता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगान वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उनमें से 2 या 3 दे दिए जाएंगे, बताइए कौन कौन से सही हैं? यही आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और मैं वही पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मैं फालतू का राजनीतिक इतिहास, किसी के जीने मरने, बेटे बेटियों की परंपरा, उनकी लिस्ट नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आता ही नहीं है। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं कि बहलोल लोदी, लोदी वंश का। बहलोल लोदी का जो शासनकाल है 1451 से लेकर के 89 तक है। अच्छा खासा शासनकाल है उसका। पहला 89 तक है, 89 तक। तो लगभग देखा जाए तो लगभग 28 साल, बल्कि 38 साल के आसपास, 38 साल इसने शासनकाल किया। बहुत लंबा समय है, ठीक है ना?
खास बात क्या है, इसने सोचिएगा जौनपुर को जीता। जौनपुर में उस समय था शर्की वंश, शर्की वंश को हराया और उसको अपने अधीन कर लिया। दूसरा, इसने ग्वालियर पर भी, ग्वालियर हुआ, मालवा हुआ, इन सबको हराया और अपना क्षेत्र विस्तार करने की कोशिश की थी। लेकिन ध्यान रखना, बहलोल लोदी, ये राजनीतिक इतिहास तो हमको ज्यादा नहीं समझना है, लेकिन बहलोल लोदी ध्यान रखना बाय नेचर उदार प्रवृत्ति का है। कैसा है? उदार प्रवृत्ति, सबके साथ मिलजुल करके रहना पसंद करता है। दूसरा, इसने अफगानी परंपरा को बढ़ावा दिया। शासक बनने के बाद किसको? अफगानी परंपरा। और अफगानी परंपरा क्या है? कि हम सब एक हैं, भाई हैं, मिल के रहें। इसलिए इसने बराबरी के परंपरा को बढ़ावा दिया और इसने उपाधि ली मसनदे आली की। मसनदे आली, मसनद का मतलब जानते हैं? आप अपने घर में जो गोल गोल लंबा सा एक तकिया होता है जिसे हम बैठ करके पीछे टेक लगा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? मसंद या मसनद। तो वही है। और जब मुस्लिम लोग बैठते हैं, क्या होता है कि पूरे कमरे में गद्दे बिछा दिए जाते हैं और बैठने के लिए पीछे पिलो लगा दिए जाते हैं, इसी तरह के सपोर्ट लेने के लिए। तो सब क्या कहलाते हैं? मसनद कहलाते हैं। अब चूंकि बहलोल शासक बना था, इसलिए सब बराबर के तो हो सकते थे, लेकिन इसने कहा कि भाई शासक कोई ना कोई तो होगा ही, जो इसका नेतृत्व करेगा। तो इस तरीके से उसने सोचिए कि यहां पर सबके बैठने की जगह बनाई, ये रही, सबके बैठने के लिए मसनद लगाई इस तरीके से, और अपने लिए भी लगाई। अब चूंकि ये सब मसनद हैं, उसके साथी लोग हैं, इसलिए खुद को कहा मसनद आली, यानी कि बराबर वालों में सबसे आगे हूं, सबसे बड़ा हूं, बस हूं मैं तुम में से ही एक, लेकिन बराबर में सब बराबर हैं, लेकिन उनमें से थोड़ा प्रमुख हूं, इसलिए मसनद आली। अब इसकी तुलना कैसे कर सकते हो? जैसे हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्री परिषद होती है। क्या कहा जाता है? हमारे संविधान में कहा जाता है कि सभी मंत्री बराबर के होते हैं। फिर कहोगे प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों में प्रमुख होता है। ओहदा दर्जा सब उसके बराबर का ही होता है, लेकिन उनका लीडर होता है बस। यानी कि बाकी सारा स्टेटस संविधान के अनुसार सबका बराबर है। अब चूंकि वो लीडर है, इसलिए वो अलग है थोड़ा सा, लेकिन संवैधानिक दर्जा उसके बराबर ही है। ओके, क्लियर हो गया? उसी तरीके से इसने अपने आप को क्या कहा? मसनदे आली। उदार रहा। दूसरी इसने परंपरा इसके साथ की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने सबको एक बनाने की कोशिश की। पहली बार दिल्ली सल्तनत में हमने अफगानी साम्राज्य की स्थापना की है, इसलिए इसको मजबूत रखने के लिए हम सबको एक होकर रहना पड़ेगा, एक होकर के तभी हम रह सकते हैं। इसलिए सभी प्रमुख सरदारों को उसने अपने साथ बिठाया, जिससे कि साम्राज्य को मजबूत किया जा सके। ओके, बराबरी या भाईचारे में विश्वास, ये इसने काम किया था, ठीक है ना? लेकिन इतने साल शासन किया, केवल इसने अपने साम्राज्य को बचाए रखने और उसको प्रबंधन करने की कोशिश की। विशेष इसने कोई ज्यादा काम नहीं किए थे। ध्यान रखना, एक चीज इसने और की थी, वो था बहलोली सिक्का चलाया था। बहलोली सिक्का चलाया था। दो इसके प्रमुख काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उदार है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, सब लोगों को साथ लेके चलता है, ये इसकी परंपरा थी। क्लियर हो गया? आराम से 38 साल तक उसने शासन किया, साम्राज्य को बनाए रखा, सारी चीजें की। हराने में केवल इन लोगों को हराया, वो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है, बस ये है पहली बार ध्यान रखेगा, जौनपुर के सरकी वंश को किसने हराया था? बहलोल लोदी। एक आसान सा क्वेश्चन है, आईएएस में ना पूछा जाए, लेकिन पीसीएस में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा,
उसका बेटा सिकंदर लोदी, उसका बेटा। बहलोल लोदी जिस परंपरा में विश्वास करता था, सिकंदर लोदी उससे थोड़ा सा अलग था। ये अपने पिता की तरह ना तो उदार था और ना ही भाईचारे में विश्वास करता था। इसने बाकायदा सुल्तान की उपाधि ली, सुल्तान की उपाधि ली, बोले कि मैं सुल्तान हूं, पहली बात। दूसरा, इसने अफगानी परंपरा को त्याग दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। बोले सुल्तान हूं, बाकी सब नीचे बैठेंगे, मैं अलग बैठूंगा, मेरा सिंहासन होगा, कोई बराबर का नहीं है, मैं आप लोगों का शासक हूं, आप ऐसे ही रहिए। सोचिएगा। इसने उसके बाद सोचिए जौनपुर को पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। बहलोल लोदी ने केवल हराया था, इसने बाकायदा उसको कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर भी इसने कब्जा कर लिया। ग्वालियर को भी इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसने क्या किया था? हराया था, इसने कब्जा कर लिया। इस तरह से इसने क्षेत्र विस्तार करने की कोशिश की। इसने राजपूतों को नियंत्रित करने की कोशिश की। राजपूतों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। अब राजपूतों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो इसीलिए उसने, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर जाकर के आगरा नगर बसाया। क्या किया? आगरा नगर बसाया 1506 में। ये रहा, ये काम इसने किया। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक, ये सारी चीजें इसकी रही थी। अब इसने और क्या काम किए? ध्यान रखना, ये थोड़ा सा धार्मिक रूप से कट्टर था, उदार नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, भाईचारे में विश्वास नहीं करता, धार्मिक कट्टरता में विश्वास करता था। ठीक है ना? दूसरा, यह अंदर से थोड़ा सा क्रूर शासक था। तभी तो सबको लाइन में बिठा दिया, बोले अलग हटो यहां से। क्रूर शासक था, ध्यान रखना। ठीक है ना? और लेकिन इसने थोड़े से समाज कल्याण के कार्य भी किए थे। समाज कल्याण के कार्य भी किए। वो क्या क्या काम किए थे आप देख सकते हैं। समाज कल्याण में इसने जो काम किया है वो ध्यान रखिएगा, इसने गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया, मुफ्त भोजन रसोई बनवाई इसने लोगों के लिए। ठीक है ना? दान विभाग का गठन किया, दान यानी खैरात भी दिया लोगों को, दान विभाग भी दिया, ये लीजिए। ठीक है ना? समझना। तो ये समाज कल्याण काम है, ये दो काम इसने विशेष तौर पर किए। इसके अलावा खुद ये विद्वानों का संरक्षक भी है और खुद स्वयं विद्वान है। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता है। गुलरुखी के नाम से ये खुद कविताएं लिखता है, ध्यान रखना एवरीबॉडी, इट इज ओके। और कहा जाता है कि ये अपना गुलरुखी उपनाम से कविताएं तो लिखता ही था, लेकिन लोगों में इसका भावना एक प्रचलित थी कि इस पर बहुत सारी उस समय लड़कियां और बहुत सारी राजकुमारियां इस पर मरती थी, क्योंकि यह उस समय बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के देशों तक होती थी। हर कोई व्यक्ति उसकी सुंदरता को लेकर के मोहित हो जाता था, खासकर राजकुमार, राजकुमारियां और ये सब लोग मिल करके वो चाहते थे कि राजकुमारियां की इससे शादी हो, विवाह हो। सोचिएगा। लेकिन अंदर से थोड़ा सा क्रूर भी है, धार्मिक कट्टर भी है। सोचिए, हर व्यक्ति पर नियंत्रण करना चाहता है, एग्रेसिव है, इसलिए सबको लाइन में लगा दिया था इसने। देखिए, इससे ज्यादा पढ़ने लिखने और करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ही है। हाँ, इसने थोड़ा सा एक काम और भी किया था, वो आप देख सकते हैं।
इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं, खासकर कृषि को लेकर के। इसने नया एक पैमाना बनाया, भूमि माप का पैमाना, जिसे हम क्या कहते हैं, सिकंदरी गज। 31 इंच का सिकंदरी गज, इसको इसने विकसित किया भूमि की पैमाइश करने के लिए। तो ये भी इसने काम किए थे। काम बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कोई अकेला शासक इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें पूरा लेक्चर लिया जा सके। बस ये था कि इसने अपने पिता की परंपरा को पूरी तरह से उलट के रख दिया। पिता जितने उदार और भाईचारे में विश्वास करते थे, ये उतना ही कट्टर और समझ लीजिए कि अकेलेपन में विश्वास करता, केंद्रीय नियंत्रण में विश्वास करता है, यूनिटरी इन नेचर, सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में हो। यह इसकी अपनी विशेषता थी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाया। शासन चलाया, सब चीजें हुई, तभी तो मैंने आपको दिखाया था कि भाई इनका भी साम्राज्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि इतना सा साम्राज्य है ये रहा। कोई बहुत बड़ा शासनकाल नहीं बनाया है, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया इन्होंने। बस इसने ग्वालियर और जौनपुर इन दोनों को कब्जे में कर रखा था, नियंत्रण में ले लिया। और ध्यान रखिएगा, जौनपुर जो है इसे क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज कहा जाता है, सिराज ऑफ द ईस्ट। और यह बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। क्या था? शिक्षा का केंद्र था। सिराज बेसिकली आपके अरब देश में एक नगर था जो शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। अब चूंकि वो पश्चिम में हो गया और ये पूरब में हो गया, ये दूसरा शिक्षा का केंद्र बना, इसलिए इसको पूरब का सिराज कहते हैं। ओके, जौनपुर को। और जौनपुर की स्थापना सरकी शासकों ने की थी, जिससे सिकंदर लोदी ने क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। ध्यान रखिएगा, जौनपुर पर कब्जा कर लिया। एवरीबॉडी, इट इज ओके। इससे ज्यादा देखिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है इसका बेटा इब्राहिम लोदी। ये रहा, ये रहा। ये अपने पिता यानी कि सिकंदर लोदी से भी 2 कदम आगे था। यानी कि बहलो लोदी भी शर्मा जाए कि ये मेरा पोता है क्या। बहलो लोदी भाईचारे में विश्वास करता है, सिकंदर लोदी थोड़ा सा एग्रेसिव है, कट्टरपंथी है, क्रूअल है, क्रूर है। ये इब्राहिम लोदी उससे भी 10 कदम आगे है, 2 कदम आगे नहीं बल्कि 10 कदम आगे है। हद से ज्यादा कट्टर और क्रूर तथा निर्दयी शासक है, निर्दयी शासक। और टाइम पीरियड 1517 से 1526, बस समझ लीजिए, बहुत ही निर्दयी है। कैसे है मैं भी बताऊंगा, किस तरीके से है, क्या है, उसको आप देख लीजिएगा। बस इतना समझ लीजिएगा कि ये महान शासक तो नहीं, महान शासकों में से नहीं है। इसे ध्यान रखिएगा, आपका जो राणा सांगा है ने भी हराया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हरा पाया। राणा सांगा ने भी इसको हराया था, ठीक है ना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हरा पाया था। दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाए थे राणा सांगा, ठीक है ना। दूसरा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके खिलाफ? बाबर और इसके खिलाफ। और बाबर ने इसे हरा दिया, हराया। और ध्यान रखना, यह युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला शासक है, पहला सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई, यानी कि लड़ते लड़ते मारा गया, पहला सुल्तान। अब बात आती है कि बाबर ने क्यों हराया, कैसे हराया। तो ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी ये फिर भी थोड़े से ठीक थे,
इब्राहिम लोदी थोड़ा सा क्रूअल ज्यादा था। इन्हीं के इब्राहिम लोदी के चाचा हैं दौलत खां लोदी, आलम खां, ठीक है ना। ये सब थे पंजाब के अलग अलग इलाकों में। इसने अपने अपने लोगों को पहले से ही शासक बना रखा था, गवर्नर बना रखा था। कंडीशन ये थी कि सिकंदर लोदी के समय में कुछ लोगों ने हिसाब किताब नहीं भेजा था, तो इब्राहिम लोदी ने उन सभी लोगों को अपने दरबार में बुलाने की कोशिश की जिन लोगों पर लगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या जिन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया है, उनको वो बुलाता था और हिसाब किताब मांगता था, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता था, जिसने भी गलत किया है, कुछ भी गलत किया है, उसके लिए दंड बहुत बुरी तरीके से देता था। यानी कि इसने अपने किले में एक इतना बड़ा यातना घर, जेल नहीं, यातना घर बना रखा था कि जिसको देख करके हमारी आपकी रूह तक कांप जाए। सोचिएगा, बहुत कठोर कारावास की व्यवस्था इसने कर रखी थी। बड़े से बड़े अधिकारी उसके अंदर बंद थे। सोचिए, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और वहां पर रख दिया पानी, सिर्फ खाना मिलेगा, सारी चीजें होंगी, ना नहाने को मिलेगा, ना सूसू पॉटी, कुछ नहीं मिलेगा, ना लैट्रिन ना बाथरूम की व्यवस्था। जो करना है उसी कमरे में करो, मरो जिंदा रहो जैसे करो। बड़े से बड़े लोगों को कहीं बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, उसी में करो, वहीं पे खाओ, वहीं पे पियो, वहीं मरो। पनिशमेंट थे बड़े खतरनाक खतरनाक, जानवरों को बांध रखा था उसके अंदर। सोचिएगा, ऐसे दंड दिए जाते थे कि बस पूछे मत। चक्की पीसना, ये करना तो नॉर्मल से चीजें हैं, दंड के प्रावधान बड़े खतरनाक थे। सोचिए, बड़े क्रूर लोग अंदर बंद कर रखे थे जो दिन रात आपकी पिटाई करने, सारी चीजें करने के लिए तैयार थे, आपको मारने के लिए, आपके नाखून उखाड़ने के लिए। सोचिएगा, आपके शरीर पर कट लगा करके उस पर नमक छिड़कने के लिए। सोचना, ऐसी स्थिति, यातना घर इसने बना रखे थे। तो उसी समय दौलत खां लोदी जो इसके चाचा थे, उनको हिसाब किताब के लिए इसने बुलाया था। तो दौलत खां लोदी तो समझ गए थे, इसलिए उसने अपने बेटे दिलावर खां को भेजा कि जाओ इब्राहिम लोदी से मिलो। तो जो कि चाचा का भाई, बेटा है, भाई है, इसलिए इब्राहिम लोदी ने अपने दरबार में बुलाया, सारी चीजें की और उसका स्वागत सत्कार भी किया और उसको अंदर अपने जेल और तमाम तरह के जो कारागार है उसमें घुमाने ले गया। बोले कि ये देखो मैं अपने विरोधियों के साथ क्या हाल करता हूं, इसलिए चाचा को कह देना कि प्रॉपर तरीके से हिसाब दे दें। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समझदार हो। वो समझ गया था दिलावर खां कि अगर इसके हत्थे चढ़ गए, इसके पल्ले पड़ गए, तो ये हमें किसी लायक नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। इसीलिए दौलत खां लोदी ये चाहते थे कि इससे मुक्ति पाई जाए। और उसी समय बाबर जो है हिंदुस्तान पर बार बार आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। ध्यान रखना, सोचिए कि 1526 का जो पानीपत का युद्ध है, ये बाबर के आक्रमण का 5वां आक्रमण है। ये कौन सा है? 5वां आक्रमण। इससे पहले वो 4 आक्रमण और कर चुका था। ठट्टा, मुल्तान और अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण कर चुका था और वो जीत भी जाता था। भेरा, बाजौर, कई सारे ऐसे इलाके थे जिसको बाबर ने जीत लिया था। इसलिए दौलत खां लोदी ने सोचिए कि बाबर को इनवाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। दौलत खां लोदी को यह भरोसा था कि ये बाबर आक्रमण करेगा, इसको हराएगा और लूटपाट करके यहां से वापस चला जाएगा और इब्राहिम लोदी इसमें निपट जाएगा। उसके बाद दौलत खां लोदी इसका शासक बन जाएगा। यह उसका प्लान था, ठीक है ना। लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में इसको हरा दिया, तो यहां की संपत्ति तो थी ही थी, यहां का साम्राज्य, यहां के लोग, यहां का वातावरण देख करके उसका यहीं बसने का मन कर गया। बोले कि यार कौन जाएगा अफगानिस्तान में, जहां चारों तरफ कुछ भी नहीं है, लूटपाट है, अपने ही लोग मारने मारने को तैयार हैं, इसलिए यहीं रहेंगे, हम नहीं जा रहे अफगानिस्तान। और बाबर ने फिर अपनी पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, उसमें बताया कि उसे 2 लोगों ने बुलाया था। एक इब्राहिम लोदी के खिलाफ दौलत खां लोदी ने बुलाया था
और दूसरा राणा सांगा ने बुलाया था। ये कहना है बाबर का, लेकिन अन्य किसी ऐतिहासिक किताब में राणा सांगा की कोई चर्चा नहीं मिलती कि उसने बाबर को बुलाया था। हो सकता है और नहीं भी, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है कि राणा सांगा ने इनको बुलाया हो। और बाबर कहता है कि राणा सांगा ने उसे बाद में धोखा दिया, क्योंकि कहना यह था कि राणा सांगा उसको युद्ध में साथ देगा, लेकिन जब युद्ध हुआ तो साइड में खड़ा देखता रहा, उसने साथ ही नहीं दिया। यह बाबर का कहना है, लेकिन अन्य कोई इतिहासकार या कोई भी ऐतिहासिक किताब इस बारे में कोई चर्चा नहीं करती। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यह था कंसेप्ट इब्राहिम लोदी के समय का। यहां पर सारी चीजें खत्म हो गई और इसके बाद 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई, मुगल शासन की। इससे ज्यादा लोदी वंश में इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी के बारे में जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। इट्स एनफ, ठीक है ना। बाकी जो होगा कला, संस्कृति और अन्य चीजों में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना सफिशिएंट है। ओके दोस्तों, बात क्लियर है एवरीबॉडी? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसलिए कहते हैं कि सही चीज पता होना चाहिए कि हमें कितना और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बस मैंने इतना बता दिया। इससे ज्यादा आईएएस के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आईएएस के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। समय बचाइए, दूसरी अन्य चीजें पढ़िए, अच्छे से करिए। मैं बस आप लोगों को सफल होते देखना चाहता हूं। सफल होइए। और मैं बार बार कह रहा हूं, आज आप लोगों के लिए अंतिम दिन है। अपनी फीस को बचा करके एक अच्छा, सारे हमारी जो बेस्ट फैकल्टीज हैं स्टडी आईक्यू की, वो सारी फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेगी और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगी और बन भी रही है। अभी 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें लगभग मान के चलिए 2023 के पेपर में स्टडी आईक्यू के चैनल से ही 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपके हूबहू मिले हैं। और इसकी लिस्ट आप स्टडी आईक्यू के चैनल पर आके देख सकते हैं। क्वेश्चन और उनका डिस्कशन दोनों देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस किस क्लास में आपकी सारी चीजें हुई हैं। हमारा टारगेट इस बार और ज्यादा क्वेश्चंस का है, जिससे कि आप लोग कभी भी किसी भी स्थिति में असफल ना हो। प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा ही फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? क्यों दोस्तों? बस इसीलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना जरूरी है सॉलिड तरीके से वो करते जाइए और आगे बढ़िए। और आज कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिए सभी लोग। ध्यान रखिएगा, 17,499 रुपए में MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस काफी कम हो जाएगी। 17,499 रुपए में केवल आज तक के लिए ही है ये फीस। उसके बाद 30,500 तक आपकी फीस बढ़ सकती है। तो बेटर है आज ही इस्तेमाल करें। ओके, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ और ऐसे मुद्दे जहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कला, संस्कृति, प्रशासन, इन सब के बारे में, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रखते हैं। जबरदस्ती क्लास लंबी करने से कोई फायदा नहीं है। समय बचाइए, अच्छे से पढ़िए।